नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल, जहां पर आप सभी के लक्ष्य को मद्देनज़र रखकर लगातार मेहनत की जाती है, कक्षाएं दी जाती हैं। आप सभी में से यदि कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी के लिए हम पुनः लेकर आए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग अनिवार्य संस्कृत और काव्य शास्त्र के प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। औदात्य सिद्धांत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। लॉन्जाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरिप्सिस है। ये बात विद्यार्थियों बिल्कुल सही है। उनके ग्रंथ का नाम क्या है? पेरिप्सिस। फिर जो है बाल्यता औदात्य का आवश्यक तत्व है। ये जो है आवश्यक तत्व नहीं माना है बाल्यता को, यानी इसका मतलब क्या है? यही आपका सही उत्तर है और यही औदात्य सिद्धांत के संबंध में बात सत्य नहीं है। फिर हम लोग आगे के कथनों को देख लेते हैं। भाव आवेश की तीव्रता औदात्य का आवश्यक तत्व एवं अंतरंग पक्ष है। क्या? भाव आवेश की तीव्रता। ये बात सत्य है। गरिमामय रचना विधान औदात्य का महत्वपूर्ण तत्व है। ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। फिर विद्यार्थियों हम लोग आगे देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। मार्क्स के अनुसार श्रम और वर्ग संघर्ष काव्य की मूल प्रेरणाएं हैं, यानी क्या है? ये बात सही है। फिर है मार्क्स ने सर्जन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को महत्व नहीं दिया है। ये बात बिल्कुल गलत है और यही आपका सही उत्तर है, यानी जो नहीं लगा हुआ है ये आपकी बात को गलत साबित कर रहा है। अर्थात सौंदर्य की भावना को महत्व कार्ल मार्क्स ने कहीं ना कहीं दिया है। यही आपका उत्तर है। फिर है अगले बिंदु को देखेंगे। मार्क्स दुनिया के सब मनुष्यों को दो वर्ग में विभाजित करता है। एक है शोषक वर्ग, दूसरा है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग जो शोषण करता है और शोषित वर्ग जिसका शोषण किया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर आगे के कथन को भी हम लोग देखेंगे। मार्क्स काव्य का उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना मानते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी का अगला प्रश्न है, काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये भामह का कथन है, बिल्कुल सत्य है। यानी शब्द और अर्थ सहित जो काव्य होगा वही काव्य का लक्षण होगा, ये सत्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त वाक्य काव्य होगा, ये विश्वनाथ की बात, ये भी बिल्कुल सही है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट का कथन है और ये भी बिल्कुल सही है। इसमें क्या कहा है मम्मट ने? यानी दोष रहित हो, शब्द अर्थ सहित हो, गुण सहित हो और कभी कभी अलंकार भी होने चाहिए। ये बात सही है मम्मट की। फिर है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये कथन दंडी का नहीं है। यही आपका सही उत्तर है। फिर हम सभी लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ चलते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये जो काव्य का लक्षण है ये दिया है पंडित राज जगन्नाथ जी ने, जिसमें वो बताते हैं कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द जो हैं काव्य कहे जाएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्याज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतुस्तद उद्भवे। काव्य हेतु विषय को उपयुक्त मस्त
मत जो है किस आचार्य का है? मम्मट, दंडी, वामन, हेमचंद्र। तो ये मत किसका है विद्यार्थियों? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, आचार्य मम्मट जी का। सामान्यतः प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति को काव्य का हेतु माना गया है। किसको? प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति को काव्य का हेतु माना गया है। रुद्रट ने प्रतिभा को सहजा और उत्पाद्या यानी दो भेद माने हैं। काव्य हेतु के संबंध में आचार्य वामन ने लिखा है, लोको विद्या प्रकीर्ण से काव्यांगति, यानी वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशिवेत रक्षतवे सद्यः पर निर्वर्तये कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। काव्य प्रयोजन विषय उपयुक्त मत किसका है? भामह, मम्मट, वामन, भरत। तो ये मत किसका है विद्यार्थियों? आचार्य मम्मट का, जिसमें क्या बताते हैं? काव्यम यशसे अर्थ करते, काव्य जो है यश को प्रदान करता है, अर्थ को प्रदान करता है, उचित व्यवहार करने की जानकारी देता है और शिव की रक्षा करता है, यानी कल्याण की रक्षा करता है। सद्यः पर निर्वर्तये कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। जिस प्रकार जो है एक पत्नी अपने पति को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है, वैसे ही कांता सम्मित उपदेश भी ये काव्य हमको प्रदान करता है। फिर जो है अन्य आचार्यों के काव्यों के लक्षण को हम लोग देखते हैं। ये तो मम्मट का मत आपने देख ही लिया है। फिर भामा जी क्या कहते हैं? धर्मार्थ का मोक्षेषु वैच क्षणेम कलासु च करोत कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निवेशनम, यानी धर्म अर्थ का मोक्ष जो चार पुरुषार्थ माने गए हैं, ये हमें काव्य से मिलता है। कलाओं में कुशलता मिलती है, कीर्ति और प्रीति मिलती है, और साधु काव्य निवेशनम यानी अच्छे काव्य की रचना किस प्रकार की जाए, ये बातें भी हमें मिलती हैं। फिर वामन जी क्या कहते हैं? काव्यम सदृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हे तत्वात, यानी काव्य में क्या है? दृष्ट और अदृष्ट, प्रीति और कीर्ति, ये काव्य के हेतु इन्होंने माने ही। किसने? वामन जी ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा कथन नहीं सही है। शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है, ये बात सही है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा तीन प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ का अर्थ बोध होता, ये भी सही है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमान अर्थ कहते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो असत्य है शब्द शक्ति के संबंध में, आपका उत्तर है विकल्प सी। मम्मट ने काव्य शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, ये बात बिल्कुल गलत है। फिर आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। आपका अगला क्वेश्चन है, करहि दे गज डोल मही गिरि लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट विकट भट बहु कोटि कोटि निधावहि जय राम प्रबल प्रताप को फलनाथ गुण गण गावहि। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद, ओज, माधुर्य। प्रसाद एवं माधुर्य, आप सभी लोगों को बताना है विद्यार्थियों, इसमें कौन सा काव्य गुण है। हमारे हिंदी में जो है काव्य शास्त्र में तीन गुण माने गए हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो आपको पंक्तियों से पढ़ने से ही पता चल गया होगा इसमें कौन सा गुण है विद्यार्थियों। आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, ओज गुण है। फिर ओज गुण होता कहाँ पर है विद्यार्थियों? जिस काव्य को पढ़ने से, सुनने से हृदय में उमंग आ जाए, उत्साह का संचार हो, वहाँ पर ओज गुण होता है। और ये गुण मुख्य रूप से वीर, बीभत्स और रौद्र भयानक रसों में पाया जाता है। और इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है। कठोर संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का प्रयोग जहाँ पर होता है, और वीर, बीभत्स, रौद्र भयानक रस हो, वहाँ पर ओज गुण होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, काव्य के
कितने प्रधान भेद होते हैं? 3, 2, 6, 4। क्या होगा विद्यार्थियों आप सभी का उत्तर? तो काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? विकल्प बी आपका उत्तर सही होगा, 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। पहला है आपका दृश्य काव्य, दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वो है जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाए, जैसे नाटक, प्रहसन, जो पढ़ने और सुनने योग्य हो श्रव्य कहलाता है। और श्रव्य काव्य 2 प्रकार का ये भी होता है, जैसे कि गद्य और पद्य। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य क्षेमेंद्र। तो औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? आचार्य क्षेमेंद्र जी, यानी विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला है क्वेश्चन आपका, शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 5, 4, 3, 2। तो आप सब जानते हैं आपके हिंदी काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियों के 3 प्रकार माने गए हैं। जैसे सबसे पहले है आपका अभिधा शब्द शक्ति। साक्षात सांकेतिक अर्थ यानी मुख्यार्थ या वाच्यार्थ जो होता है उसका जो बोध कराती है शक्ति, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। फिर दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि का प्रयोग के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ की प्रतीत हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। फिर तीसरी शब्द शक्ति है आपकी व्यंजना। कहाँ पर होती है ये व्यंजना शब्द शक्ति? जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न हो तो मुख्यार्थ से होता है, ना ही लक्ष्यार्थ से, अपितु जो है कथन के संदर्भानुसार अलग अलग अर्थ यानी व्यंग्यार्थ से अर्थ निकाला जाता है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है कि जब अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्तियाँ अपना अर्थ बताने में असमर्थ हो जाती हैं तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति से हम लोग अर्थ निकालते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सौंदर्यम अलंकारः यानी सौंदर्य ही अलंकार है, ये कथन किसका है? दंडी, भामह, वामन, उद्भट। तो सौंदर्यम अलंकारः ये कथन जो है आचार्य वामन जी का है। फिर हम सभी लोग आगे देखते हैं, अगला कथन है आचार्य दंडी का। वो कहते हैं शरीरम तावद मिष्टार्थ विवक्षिन्ना पदावली। फिर भामह कहते हैं शब्दार्थों सहितो काव्यम। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ कौन सा है? रिटोरिक, पेरिप्सिस, इलियड, इपीनिका। तो इनमें से जो है ग्रंथ आपके अरस्तु जी का, उसका नाम है विकल्प ए रिटोरिक। इनके द्वारा रचे गए अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं पेरी पोएतिकेस, तेखनेस, रिटोरिकेस, वसीयत नामा। और इनमें से जो वसीयत नामा है दास प्रथा की मुक्ति का घोषणा पत्र मानी जाती है। और उसके साथ साथ में पेरिप्सिस ये लॉन्जाइनस का ग्रंथ है, और इलियड ये जो है होमर का ग्रंथ है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है? धार्मिक व्याख्या, राजनीतिपरक व्याख्या, नीतिपरक व्याख्या, कलापरक व्याख्या। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है? तो इनमें से विद्यार्थियों राजनीतिपरक व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है विरेचन सिद्धांत में, और धार्मिक व्याख्या, नीतिपरक व्याख्या, कलापरक व्याख्या, इन सब पर विचार विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं विरेचन सिद्धांत में। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है? होमर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। तो यूनान का जो सबसे पहला महाकवि है उसका नाम है विकल्प ए होमर। और होमर की प्रमुख कृति कौन सी है? इलियड तथा ओडेसी। फिर प्लेटो जी के ग्रंथों को हम लोग देखते हैं।
जैसे कि इयोन तथा लाज, और अरस्तु के ग्रंथ का नाम है पेरीपोएतिकेस। फिर विद्यार्थियों हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? पर्याय वक्रता, विशेषण वक्रता, संतृति वक्रता, प्रत्यय वक्रता। तो जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर विकल्प डी प्रत्यय वक्रता होती है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये क्वेश्चन तो विद्यार्थियों प्रत्येक एग्जाम में जो है लगातार भारतवर्ष की पूछा जाता है, इतना महत्वपूर्ण है। यानी रसयुक्त वाक्य काव्य कहलाएगा। आचार्य विश्वनाथ, आचार्य हेमेंद्र, पंडितराज जगन्नाथ, आचार्य कुंतक। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये कथन किसका है? आपके आचार्य विश्वनाथ जी का, यानी विकल्प ए आप सभी का राइट आंसर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण आचार्यों के कथनों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि पंडितराज जगन्नाथ जी क्या बताते हैं? रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य होगा। आचार्य कुंतक जी कहते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। और हेमचंद्र अदोषो सगुणो स अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, यानी दोष रहित हो, गुणयुक्त हो, अलंकारयुक्त जो शब्दार्थ होगा वही काव्य कहा जाएगा। आचार्य हेमेंद्र की परिभाषा भी बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस। तो रिपब्लिक ये बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? प्लेटो का। इनकी अन्य रचनाएं हैं इयोन, क्रातिलुस, फेद्रुस, लाज आदि। और अरस्तु जी के ग्रंथ हैं पेरीपोएतिकेस, लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम है पेरिप्सिस। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं, यानी ये वक्रोक्त जीवितम ग्रंथ किसका है? आचार्य भामा, आचार्य कुंतक, आचार्य वामन, आचार्य माम्मट। तो वक्रोक्त जीवितम ये ग्रंथ किसका है? आपके आचार्य कुंतक जी का। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन को देखते क्या है, इसकी व्याख्या को अन्य आचार्यों के ग्रंथों को देखते हैं। जैसे कि काव्य अलंकार ये भामा का ग्रंथ है, काव्य अलंकार सूत्रव्रत ये वामन का ग्रंथ है, और काव्य प्रकाश ये जो है मम्मट का ग्रंथ है। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? भरत मुनि, अभिनव गुप्त, भट्टलोल्लट, मम्मट। तो उत्पत्तिवाद ये मत किसका है? आपके आचार्य भट्टलोल्लट का। नाट्यशास्त्र के प्रणेता है भरत मुनि, और अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन ये टीका लिखी है। उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहा जाता है, जो कि भट्टलोल्लट का सिद्धांत है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन धुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कर लीन्ही। उपर्युक्त उदाहरण में कौन सा गुण है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, त्रिगुण। क्या होगा विद्यार्थियों आप सभी का उत्तर? तो कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी। ये जो उदाहरण है इसमें आपका होगा विकल्प सी माधुर्य गुण इन पंक्तियों में दृष्टिगत हो रहा है। माधुर्य गुण विद्यार्थियों होता कहाँ पर है? क्या विशेषता उसकी होती है? किसी काव्य को पढ़ने या फिर सुनने से जब पाठक या श्रोता के हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। और माधुर्य गुण में चित्त की द्रुति अवस्था उपनागरिकावृत्ति होती है। यह जो गुण होता है वैदर्भी रीत से युक्त होता है। इसमें श्रृंगार, करुण और शांत रसों की योजना होती है, किसमें? माधुर्य गुण में।
और ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये 3 जो है गुण हमारे वहाँ माने गए हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने अनिवार्य संस्कृत और काव्य शास्त्र से जुड़े हुए वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को, दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सबको फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो लोग पूरे समय तक सेशन में बने रहे हैं।